हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। और आज हम करने वाले हैं ऑर्डर 41, ठीक है, जो कि डील करता है अपील्स फ्रॉम डिक्रीज। देखिए, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने सेक्शंस को डील किया है, ठीक है। अपील फ्रॉम डिक्रीज और अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्रीज, ठीक है। सेक्शन 96 से लेकर मैंने 103 तक सेक्शंस को कवर किया है, ठीक है। देखिए, मेरा पैटर्न ये है कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में पढ़ाती हूँ। पीडीएफ में मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा पैटर्न डिफरेंट क्यों है, क्योंकि मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि इजीएस्ट वे में सिंप्लीफाइड तरीके से स्टूडेंट्स को समझा दिया जाए, ताकि फिर बाद में कोई प्रॉब्लम रहे ही ना, ठीक है। तो अब से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको एक बार आइडिया हो जाए कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं ऑर्डर 41 की, जो कि डील करता है अपील्स फ्रॉम डिक्रीज, तो इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप कैसा है अपील का। तो देखिए, अपील क्या है, एक सब्सटेंटिव राइट है और एक स्टैट्यूटरी राइट है, इनहेरेंट राइट नहीं है, ठीक है। ये एक वैधानिक अधिकार है, ठीक है। और क्या है, अपील इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल सूट, ठीक है। जो हमारा ओरिजिनल सूट होता है, देखिए क्या हुआ, हमने सूट फाइल किया, उस पे डिसीजन आया, जिसे हमने डिक्री कहा। अब उस जो डिक्री आई है, हम उसकी करेक्टनेस को, ठीक है, उसको चैलेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब जब हम उसको चैलेंज कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं कि हम अपील में जा रहे हैं। तो जो ये अपील हम फाइल कर रहे हैं, तो ये जो हमने सूट है, ओरिजिनल सूट है, उसको ही तो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि अपील जो होता है वो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल सूट होता है। क्योंकि देखिए, मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको प्री पर्सपेक्टिव से भी और मेंस पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको कवर करा रही हूँ। अगर प्री क्लियर हो जाएगा आपको, तो फिर मेंस में आपको इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि बार 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 मैं क्या करती हूँ, हर चीज को बार बार रिपीट करती हूँ, ताकि वो मेमोराइज हो जाए। तो कोई आपसे वैसे ही पूछे ना कि अपील क्या होती है, कभी सडनली कोई पूछ लेता है ना, अच्छा ठीक है अपील क्या होती है, हम आंसर नहीं कर पाते कि भाई अपील क्या है, ठीक है। तो अपील क्या है, एक तो अपील तो एक स्टैट्यूटरी राइट है, इनहेरेंट राइट नहीं है। और हम अपील क्यों फाइल करते हैं, कि जो डिक्री है उसकी जो करेक्टनेस है, उसकी जो करेक्टनेस है, उसको चैलेंज करते हैं, ठीक है। और अपील क्या है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल सूट है। तो देखिए, 4 पॉइंट्स हमें वैसे ही पता चल गए। अब मैं बात करूं अपील को, जो अपेलेट कोर्ट है, अब जब जिस कोर्ट में हमने अपील फाइल करी है उसे अपेलेट कोर्ट बोलते हैं। तो जो अपेलेट कोर्ट है, अब उसके पास क्या क्या पावर है, तो देखिए वो रीएप्रिशिएट कर सकता है, ठीक है, दोबारा से देख सकता है दोनों चीजों को, फैक्ट्स को भी और लॉ को भी, अनलेस रेस्ट्रिक्टेड बाय स्टैट्यूट, ठीक है। तो अब अपेलेट कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो दोनों चीजों को ही देख सकता है, फैक्ट्स को भी और लॉ को भी। देखिए, इससे पहले की जो वीडियो है ना, तो मैंने उसमें आपको बताया है कि फर्स्ट अपील जब हम फाइल कर रहे हैं उस टाइम पर जो अपेलेट कोर्ट है उसकी क्या पावर है, और जब हम सेकंड अपील फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कोर्ट है उसके पास क्या पावर है। जैसे मैं आपसे बात करूं, जब हम फर्स्ट अपील फाइल करते हैं तो उसमें हम क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों के बेसिस पे अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेकंड अपील फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, मैं सीपीसी की बात कर रही हूँ, सिविल मैटर्स की, तो उस केस में तो सिर्फ हम तभी से सेकेंड अपील फाइल कर सकते हैं जब हमारा जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, केस में, ओनली इन दैट केस, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो अपीलेट कोर्ट की क्या पावर है कि वो अप्रिशिएट कर सकता है दोबारा से फैक्ट्स को भी और लॉ को भी। अब इससे रिलेटेड केस क्या है, देखिए ये केस, क्योंकि केस लॉस भी पूछे जाते हैं, तो मैंने साथ ही साथ पीडीएफ में लिख दिया है कि जो श्याम सुंदर वर्सेस राम कुमार और संतोष हजारी वर्सेस पुरुषोत्तम तिवारी। देखिए, हम राम जी को क्या कहते थे, पुरुषोत्तम, ठीक है। तो राम, आप याद रखिए, जो राम जी से रिलेटेड है, पुरुषोत्तम तिवारी से रिलेटेड है, वो केस किस से डील करता है, सीपीसी में अपील से डील करता है, जो कि बताता है अपील क्या है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल सूट है। ये प्रिंसिपल इस केस में आया है, ठीक है। अपील एक वैधानिक अधिकार है और ये मूलवाद की निरंतरता है, ठीक है। तो इसका मेन पॉइंट क्या हो गया कि जो अपील है वो क्या करता है, फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन इज अचीव्ड ओनली आफ्टर द अपील इज डिसाइडेड। एक बात बताओ, कोई सूट फाइल किया आपने, अब उस पर आ जाती है डिक्री, तो क्या उस डिक्री के आते ही आपने ये बोल दिया लिटिगेशन का एंड हो गया, फाइनल हो गया, नहीं। अगर उस केस में अपील अलाउ है, ठीक है, तो जब तक वो अपील
अगर फाइल की हुई है, डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक हम फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम तब तक फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन नहीं बोलेंगे जब तक कि उस अपील को डिसाइड नहीं कर दिया जाता। ठीक है, अब है फॉर्म ऑफ अपील। अब देखिए ऑर्डर 47 का रूल 1, मैंने इंपॉर्टेंट रूल मार्क कर दिए हैं ऑर्डर 41 के, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है ऑर्डर 41 की, आप अपने पास बेयर एक्ट जरूर लेके बैठना। देखिए मैं भी सीपीसी का बेयर एक्ट अपने साथ लेके बैठी हूँ, ताकि हम क्रॉस चेक करते जाएं। जो मैंने सेक्शंस बताए हैं लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने बेयर एक्ट सेक्शंस को लिखा है, लेकिन ऑर्डर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो इतना लेंदी मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स लिख दिए। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ऑर्डर 41 का रूल 1, ठीक है, जो कि बात करता है फॉर्म ऑफ अपील। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो अपील आप फाइल कैसे करते हैं, तो अपील हम फाइल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, मतलब मेमो फाइल किया जाता है अपील के लिए। ठीक है, अब आप उस अपील में क्या डालेंगे, क्या लिखेंगे, तो आप वो ग्राउंड लिखेंगे जो स्पेसिफिक हो। ठीक है, स्पेसिफिक ग्राउंड लिखेंगे, कोई जनरल ग्राउंड नहीं कि ये जो डिग्री पास की गई है ये गलत है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि अपील में, ठीक है, मेमोरेंडम में आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप बोल रहे हैं कि गलत है, तो वो बात लिखो कि किस बात पे गलत है। एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते आप ग्राउंड की। आपका ग्राउंड स्पेसिफिक होना चाहिए और आपका ग्राउंड बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, ये नहीं कि आप कहानी लिखने बैठ गए हैं। ठीक है, आपको मेमोरेंडम ऑफ अपील में जो ग्राउंड लिख रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। दूसरा, जब आप अपील लगा रहे हैं, तो अपील के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफाइड कॉपी लगानी पड़ेगी। डिग्री आ गई है तो डिग्री की, अगर डिग्री नहीं आई है तो तब तक आप जजमेंट की भी सर्टिफाइड कॉपी लगा सकते हैं, क्योंकि पहले जजमेंट आता है उसके बाद डिग्री बनती है। ठीक है, तो आप जजमेंट की लगा सकते हैं कॉपी, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, याद रखना ये बात, क्या सर्टिफाइड कॉपी। ऑल्दो जो बेयर एक्ट में वर्ड यूज हुआ है वो इतना ही हुआ है, अकम्पेन्ड बाय कॉपी ऑफ द जजमेंट। ठीक है, तो वही है कि वो सर्टिफाइड कॉपी होती है। फिर प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या प्रिंसिपल निकल के आया कि जो अपीलेट कोर्ट है जनरली, जो अपीलेट कोर्ट है जनरली अपने आप को लिमिट करके रखेगा। किस किस चीज से लिमिट करके रखेगा, कि जो ग्राउंड मेंशन किए हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया है अपील में, सिर्फ उसी मुद्दे पर रहेंगे। ठीक है, अपीलेट कोर्ट और किसी मुद्दे पर इधर उधर नहीं जाएंगे, एक्सेप्ट जो रूल 33 में दिया गया है उसको छोड़कर। ठीक है, रूल 33 में जो दिया गया है उन बातों को छोड़कर। ठीक है, इसका मतलब रूल 33 के केस में तो आप यहाँ से भी अगर ग्राउंड नहीं भी डाले गए हैं तो भी कर सकते हैं। अब देखिए रूल 33 क्या कहता है। रूल 33 कहता है पावर ऑफ कोर्ट ऑफ अपील, अपीलेट कोर्ट की कुछ पावर दी गई है। ठीक है, तो उसको छोड़कर जो अपीलेट कोर्ट होगा सिर्फ वही ग्राउंड जो इस मेमोरेंडम ऑफ अपील में मेंशन किए गए हैं उन्हीं तक रेस्ट्रिक्ट रखेगा अपने आप को। तो इलस्ट्रेशन देखिए, जैसे अवेग ग्राउंड, आपने मेमोरेंडम ऑफ अपील में जो ग्राउंड लिखा है वो बहुत वेग है। ठीक है, तो वेग मतलब होता है अनक्लियर, क्लियर नहीं है, बस आपने लिख दिया जजमेंट इज रॉन्ग, तो ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है आपकी डिग्री को चैलेंज करने के लिए। आपके जो ग्राउंड्स है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, जो एरर्स है वो स्पेसिफिक एरर्स जो है उनको आपको पॉइंट आउट करना जरूरी है। ठीक है, फिर है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, जो रूल 5 बात करता है। ठीक है, तो रूल 5 क्या बात कर रहा है, स्टे की बात कर रहा है कि अपीलेट कोर्ट क्या स्टे लगा सकती है एग्जीक्यूशन पर। तो देखिए अब क्या होता है कि हमने सूट फाइल किया, सूट पर आ गई डिग्री, अब डिग्री आ गई, तो अब क्या डिग्री आ गई, उसके बाद जब हमने उसके खिलाफ अपील फाइल करी, तो अब उस डिग्री का क्या क्या उस डिग्री पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन जो है उसका ऑटोमेटिकली स्टे लग जाएगा, या फिर आपको स्टे लगवाना पड़ेगा, क्या है। तो देखिए ऑर्डर 41 का रूल 5 ने क्लियर कर दिया कि जो फाइलिंग कर रहे हैं आप अपील की, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो एग्जीक्यूशन जो है उस पर ऑटोमेटिकली स्टे लग जाएगा। इसका मतलब मैंने कोई सूट फाइल किया, जजमेंट लेटर, मैंने कोई सूट फाइल किया था अपने मनी की रिकवरी के लिए, मेरे फेवर में आ गई डिग्री, अब मुझे 5,000 रुपए लेने हैं जजमेंट लेटर से।
ठीक है, मैं कौन हूँ? डिक्री होल्डर। मुझे पैसे किससे लेने हैं? जजमेंट डेटर से। कितने लेने हैं? 5,000। अब जजमेंट डेटर कहता है नहीं, मुझे तो 5,000 रुपये नहीं देने हैं, मैं तो अपील में जाऊंगा। तो क्या उसके अपील में जाने से मेरे पास जो पावर थी कि मैं अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकती हूँ, क्या ऑटोमेटिकली मेरे इस एग्जीक्यूशन पे स्टे लग जाएगा? नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा। तो फिर कब स्टे लग सकता है? अपीलेट कोर्ट कब स्टे लगा सकती है? जब सब्सटेंशियल लॉस हो सकता है। जैसे जजमेंट डेटर अगर मुझे 5,000 रुपए देता है और संभावना ये है कि मुझे 5,000 रुपए नहीं लेने, तो उसको लॉस हो जाएगा और ये भी लग रहा है कि मैं यहाँ से छोड़ के चली जाऊँ या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो उस केस में फिर क्या है? स्टे लगा सकते हैं हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे। ठीक है, डिक्री की। दूसरा, एप्लीकेशन इज मेड विदाउट डिले, और जो एप्लीकेशन लगाई गई है वो डिले नहीं हुआ है, देरी नहीं हुआ है, जल्द से जल्द लगाई गई है। ठीक है, या फिर सिक्योरिटी फर्निश कर दी गई है, तो इस केस में फिर अपीलेट कोर्ट एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग है, ठीक है, उस पर स्टे लगा सकती है, ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा। इसका केस लॉ क्या है? आत्मा राम प्रॉपर्टीज वर्सेस फेडरल मोटर्स। ठीक है, अपील करने से स्वतः स्थगन नहीं मिलता। फिर है रूल 11। ठीक है, रूल 11 किस बारे में बात करता है? रूल 11 बात करता है पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट। अपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो चाहे जो अपील फाइल की है उसको डिसमिस कर दे, इवन लोअर कोर्ट को भी नोटिस ना भेजे। ठीक है, वैसे क्या होता है कि जब अपील को हम सुनते हैं तो हमें लोअर कोर्ट को बताना होता है कि आपकी जो डिक्री है उसके अगेंस्ट में अपील फाइल हुई है, लेकिन यहाँ पे रूल 11 क्या कह रहा है कि जब अपील फाइल की गई है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उस अपील को डिसमिस कर सकता है, नोटिस भी ना भेजे लोअर कोर्ट को। इसी को बोलते हैं समरी डिसमिसल। क्या बोलते हैं इसको? समरी डिसमिसल। जो कोर्ट ने बस ऐसे ऊपर ऊपर से देखा कि लगी नहीं रहा ग्राउंड है, ठीक है, डिसमिस कर दी, पार्टी को भी नहीं सुना, नोटिस भी नहीं भेजा। ठीक है, इसको बोलते हैं समरी डिसमिसल। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपीलेट कोर्ट ने डिसमिस कर दी अपील एट द एडमिशन स्टेज, जब अपील को एडमिट करना था। ठीक है, उसी टाइम पर, यहाँ तक कि एडमिट भी नहीं हुई है अपील, अभी देखते ही बोल दिया हमें ग्राउंड नहीं लग रहा, ये कोई ग्राउंड नहीं है, आपकी अपील को हम डिसमिस करते हैं। ठीक है, तो एडमिशन स्टेज पर ही अपील, ठीक है, जो आपका मेमोरेंडम फाइल किया जा रहा था उसको अपीलेट कोर्ट ने डिसमिस कर दिया अपील को, नोटिस भी भेजा ना रिस्पोंडेंट को और ना ही लोअर कोर्ट को। पर्पस क्या है इसका कि आप एडमिशन स्टेज पर ही आपने अपील को डिसमिस कर दिया? इसका पर्पस ये है ताकि जो बहुत सारी फ्रिवलेस अपील है, ठीक है, उनसे बचा जा सके, वरना ऐसे तो अपीलें इकट्ठी होती रहेंगी अपीलेट कोर्ट के पास। ठीक है, उसके बाद है क्रॉस ऑब्जेक्शन। रूल 22 में बात की गई है क्रॉस ऑब्जेक्शन की। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्रॉस ऑब्जेक्शन वाला। अक्सर क्या होता है, क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप रूल 22 देखेंगे तो उसमें लिखा है अपॉन हियरिंग रेस्पोंडेंट में ऑब्जेक्ट। अपॉन हियरिंग मतलब जब अपील की हियरिंग चल रही है, रिस्पोंडेंट में ऑब्जेक्ट टू डिक्री एज इफ ही हैड प्रेफर्ड अ सेपरेट अपील। देखिए, अक्सर क्या होता है, अपील फाइल कौन करता है? जो डिक्री से सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मेरे फेवर में डिक्री आई है, ठीक है, कि मुझे जो रिस्पोंडेंट है, ठीक है, मुझे उससे 5,000 रुपए लेने हैं। ठीक है, जो डिफेंडेंट है, जो कि जजमेंट डेटर है, मुझे उससे 5,000 रुपए लेने हैं, मेरे फेवर में डिक्री आ गई। अब मैं तो डिक्री एग्जीक्यूट कराऊंगी ना अपनी जो डिक्री है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मैं कोर्ट के पास, अब क्या है यहाँ पे, जो जजमेंट डेटर है वो अपील फाइल कर रहा है, ठीक है, कि मुझे इनको 5,000 रुपए नहीं देने हैं। उसने अपील फाइल करी, लेकिन अपील फाइल करने का तो राइट मेरे पास भी था। मैं भी तो कोर्ट को ये बोल सकती हूँ जो आपने 5,000 रुपए दिए हैं, आपने इसमें इंटरेस्ट लगा के तो नहीं दिया। ठीक है, तो मेरे पास भी अपील का राइट है, मेरे पास भी अपील का राइट है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सेपरेट अपील फाइल नहीं कर रही, मैंने उसी में ऑब्जेक्शन ले लिया। मैंने उसी अपील में ऑब्जेक्शन ले लिया कि मेरा भी ग्राउंड है। ठीक है, मेरे पास भी एक ग्राउंड है अपील का,
तो फिर उस केस में क्या होगा कि अब जो रिस्पोंडेंट है, ठीक है, अब उस देखिए जो अपील फाइल कर रहा है उसके लिए तो मैं रिस्पोंडेंट हुई, तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अब रिस्पोंडेंट कैन फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शन इवन विदाउट फाइलिंग एन इंडिपेंडेंट अपील, क्योंकि अगर हम डिक्री को चैलेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ हम अपील फाइल करके ही डिक्री को चैलेंज कर सकते हैं। एक तरीके से तो मैं उस डिक्री को चैलेंज ही कर रही हूँ ना, लेकिन मैंने अपील भी फाइल नहीं की और मैं डिक्री को भी चैलेंज कर रही हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल कि जब दूसरे बंदे ने अपील फाइल करी थी मैंने उसी में ऑब्जेक्शन ले लिया, ठीक है। अब इसका नेचर क्या है, अब जो क्रॉस ऑब्जेक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है, उस अपील में उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, हम उसको एक क्रॉस अपील ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, हम उसको एक क्रॉस अपील ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्रॉस ऑब्जेक्शन को हम क्रॉस अपील ट्रीट करेंगे। इसका केस लॉ है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वर्सेस बी सुब्बा रेड्डी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ प्लेंटिफ इज अवॉर्डेड पार्शियल रिलीफ, वही कि 5,000 रुपए दिए और इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो डिफेंडेंट कैन चैलेंज इट थ्रू क्रॉस ऑब्जेक्शन, ठीक है। अब देखिए बेसिकली यही बात लिखी गई है इसमें कि कोई भी अगर दूसरा पर्सन अपील फाइल कर रहा है और आप भी अपील फाइल करने का राइट रखते हैं लेकिन आपने अपील फाइल नहीं की, तो आप उसी के अपील में ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो आपका क्रॉस ऑब्जेक्शन माना जाएगा और आप अपील आपकी उस क्रॉस ऑब्जेक्शन को क्रॉस अपील ट्रीट किया जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिमांड की, ठीक है, इसका रूल 23A और रूल 25, ठीक है, बात करता है रिमांड की। रिमांड का मतलब होता है कि हम वापस भेज देते हैं उसी कोर्ट में जिस कोर्ट से आया है केस, ठीक है, सेंड बैक टू द लोअर कोर्ट जहां से आया है। 23 क्या बात करता है, 23 बात करता है रिमांड ऑफ केस, ठीक है। रिमांड ऑफ केस का मतलब वही है टू सेंड बैक ऑफ केस बाय एपेलेट कोर्ट। एपेलेट कोर्ट ने वापस लोअर कोर्ट को केस भेज दिया। मतलब अपील में केस आया और अपील में जब केस आता है तो उसने एपेलेट कोर्ट ने उनको वापस भेज दिया, रिमांड बोलते हैं हम उसको सीपीसी में, ठीक है। 23 की बात करता है और 23A है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए 23 बात क्या कर रहा है, रिमांड ऑन प्रीलिमिनरी इशू। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब ट्रायल कोर्ट ने केस को, ठीक है, केवल प्रीलिमिनरी इशू पर डिसाइड किया हो और उसे मेरिट पर डिसाइड नहीं किया गया हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ए ने बी के खिलाफ प्रॉपर्टी सूट फाइल किया, ट्रायल कोर्ट ने कहा सूट लिमिटेशन बार्ड है, सूट डिसमिस, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम किसी भी सूट को तब सुनते हैं ना, तब पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये इसके ऊपर कोई लिमिटेशन तो नहीं लग रही है, ये सूट विद इन टाइम पीरियड तो फाइल किया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो तो सूट फाइल करना तो 3 साल के अंदर, वो 10 साल बाद सूट फाइल कर रहा है और हम उसका ट्रायल भी चला रहे हैं। नहीं, पहले हम ये देखेंगे ना कि वो विद इन पीरियड टाइम जो प्रिस्क्राइब पीरियड था उसी के अंदर उसने सूट फाइल किया है, ठीक है। तो ये तो खाली प्रीलिमिनरी इशू होता है ना कि लिमिटेशन है या नहीं, जुरिसडिक्शन है या नहीं, और लिमिटेशन और इन्हीं प्रीलिमिनरी इशू के बेसिस पर केस ने जो कोर्ट ने केस सुन लिया। अब देखिए अभी जो केस सुना गया, क्या मेरिट पे डिसाइड हुआ है, क्या इसमें एविडेंस आया, क्या प्रोसीजर फॉलो है, कुछ भी नहीं हुआ। स्टार्टिंग के स्टेज पे केस डिसमिस हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अब सूट डिसमिस कर दिया लिमिटेशन या फिर जुरिसडिक्शन के बेसिस पे कि जुरिसडिक्शन नहीं है, जो भी है। अब अपीलेट कोर्ट को क्या लग रहा है, अपीलेट कोर्ट को ये लगता है कि जो उन्होंने लिमिटेशन यूज करके इसका सूट डिसमिस किया है ना, ये गलत किया है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरिट पर, क्योंकि अब केस क्या है, वापस भेजेंगे उसको कि लिमिटेशन में है, आप केस सुनो। तो अब केस किस पे सुना जाएगा, अब केस सुना जाएगा जिस के लिए ये सूट फाइल किया गया था, प्रॉपर्टी सूट से रिलेटेड, की अब ऑनरशिप चेक कीजिए किसका पोजीशन है या नहीं है, ठीक है। अब मेरिट्स पर होगा, ठीक है, अब मेरिट्स पर, ठीक है, ओनरशिप और पोजीशन पर कोई फाइंडिंग नहीं है। अब कोर्ट को वापस ट्रायल कोर्ट भेज देगा, तो ठीक है ना। अब वो इन दोनों केसेस पे सुनेगा लोअर कोर्ट जो है केस को। अब वो नहीं चेक करेगा लिमिटेशन में है या नहीं, जुरिसडिक्शन में है या नहीं, क्योंकि आपने पहले डिसाइड कर लिया था ये और अपीलेट कोर्ट ने बोल दिया है कि लिमिटेशन में है, तो अब आप ये चेक मत कीजिए, अब आप केस को डिसाइड कीजिए
इसका मतलब होता है रिमांड ऑन प्रिलिमिनरी इशू। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे व्हेन द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री एंड अपील इज प्रेफर्ड हैज डिस्पोज द सूट अपॉन अ प्रिलिमिनरी पॉइंट। देखो ये जो मैंने आपको इतना इजीएस्ट वे में समझा दिया ना, जब आप इसका बेयर एक्ट से रीडिंग करेंगे ना आपको बहुत ज्यादा ट्रिकी लगेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन इसका एसेंस ये है जो मैंने आपको बताया है। जब कोई भी लोअर कोर्ट किसी भी केस को प्रिलिमिनरी पॉइंट पे डिसाइड कर देता है और वो जो डिक्री आती है, प्रीलिमिनरी इशू पर डिक्री आती है, अगर आपने उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी, अपीलेट कोर्ट को लग रहा है कि विद इन लिमिटेशन है, लोअर कोर्ट ने गलत डिसाइड कर दिया है कि लिमिटेशन में नहीं था, विद इन लिमिटेशन है, तो अब लोअर कोर्ट सुन लेगा, ठीक है, अब आगे की प्रोसीडिंग देखेगा, ठीक है। अब देखिए इसका तो अगर मैं बात करूं कि एसेंस क्या है, तो कोर्ट जो है, अपीलेट कोर्ट जो है, केस को वापस ट्रायल कोर्ट को भेजेगा। रूल 23 में इसको ही रिमांड कहते हैं, ठीक है। अब रूल 23A अलाउ करता है रिमांड इवन अदरवाइज इफ रीट्रायल इज नेसेसरी, ठीक है। अब 23A देखेंगे तो रिमांड इन अदर केसेस, तो यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है रिमांड इन अदर केसेस में जब केस मेरिट पर डिसाइड हुआ हो लेकिन जो जजमेंट है वो डिफेक्टेड हो। अब यहाँ पर क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर वाले केस में कि केस मेरिट पे डिसाइड नहीं था, ठीक है, प्रीलिमिनरी इशू पे ही बस जुरिडिक्शन लिमिटेशन देख के कर दिया था डिसमिस। अब यहाँ पर क्या है, जो केस डिसाइड किया है लोअर कोर्ट ने उसको मेरिट पर तो डिसाइड किया है लेकिन जो जजमेंट दी है वो डिफेक्टेड दी है, और कोर्ट को लग रहा है, अपीलेट कोर्ट को, कि इसका दोबारा से रीट्रायल होना चाहिए। पहले वाले केस में रिमांड पे भेज रहे हैं, ट्रायल नहीं हुआ था, ठीक है, दोबारा भेज रहे हैं ट्रायल करो, इसमें ट्रायल हो चुका है, दोबारा भेज रहे हैं रीट्रायल करो, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। 23A और लिख लीजिए 23A कब ऐड हुआ, 1976 में, ठीक है। देखिए मैं साथ के साथ जो अमेंडमेंट से ऐड हुए ना वो भी आपको बताते जाऊंगी ताकि एक ही वीडियो में आपका पूरा लेक्चर, ठीक है, आपका एक साथ कवर हो जाए, सारे पॉइंट्स, आपको इधर उधर जंप करने की जरूरत ही ना पड़े, अमेंडमेंट भी आपके कंप्लीट हो जाए, केस लॉस भी कंप्लीट हो जाए। और अभी आगे देखिए मैंने MCQs भी लिखे हुए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल, जैसे ट्रायल कोर्ट ने पूरा केस डिसाइड कर दिया लेकिन इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, कुछ कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस था उसको लिया ही नहीं, या फिर प्रॉपर रीजनिंग नहीं दी, हम जजमेंट देते हैं, ठीक है, तो अगर हम आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आप देखना जजमेंट में 4 चीजें जरूरी है, उसमें से एक जरूरी है कि आप जो जजमेंट पे पहुंचे हो आपको उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, आप कैसे उस डिसीजन तक पहुंचे। तो आपने सारा केस डिसाइड कर लिया, सब चीज ठीक है, लेकिन आप रीजनिंग नहीं दे पा रहे हो कि पोजेशन मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, ठीक है, रीजनिंग तो दो। तो फिर अगर अपीलेट कोर्ट को लग रहा है कि जस्टिस नहीं हुआ तो पूरा केस, ठीक है, दोबारा से ट्रायल करने के लिए भेजा जाएगा, और ये है रूल 23A का रिमांड, इसमें रीट्रायल हो रहा है, केस वापस भेजा जा रहा है। अब है रूल 25 जो की बात करता है अपीलेट कोर्ट में फ्रेम इशू एंड रेफर देम टू ट्रायल कोर्ट फॉर फाइंडिंग। अब यहाँ पे क्या है, अपीलेट कोर्ट ने क्या किया, इशू फ्रेम कर दिया, अपीलेट कोर्ट के पास केस आया, ठीक है, अब अपीलेट कोर्ट ने क्या करा कि मैं इशू फ्रेम कर रहा हूं और वापस भेज दिए, ट्रायल चलाओ, ठीक है, तो तीनों चीज समझ आई आपको, ठीक है, वापस ही भेजा जा रहा है, रिमांड का मतलब होता है टू सेंड बैक, वापस ही भेजा जा रहा है, सिचुएशन अलग अलग है। पहली सिचुएशन में मेरिट पे केस नहीं डिसाइड हुआ था, प्रीलिमिनरी इशू पे हुआ था तो भेज दिया ट्रायल करूं, दूसरे केस में मेरिट के बेस पे तो हुआ था, ट्रायल भी चलाया गया था लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी थी या फिर जजमेंट डिफेक्टिव था, उस केस में दोबारा रिट्रायल के लिए भेज दिया, और तीसरे केस में इशू फ्रेम कर दिया अपीलेट कोर्ट ने खुद ही, और अब बोल रहे हैं कि चलो ठीक है अब आप ट्रायल चलाओ। जब ट्रायल कोर्ट ने कोई इंपॉर्टेंट इशू डिसाइड ही नहीं किया है तो अपीलेट कोर्ट ही उसको फ्रेम कर देगा इशू को और फिर भेजेगा कि आप इस पे ट्रायल चलाइए, ठीक है। एग्जाम्पल, ए ने सूट फाइल किया ओनरशिप के लिए और ट्रायल कोर्ट ने पोजेशन तो डिसाइड कर दिया, ओनरशिप किसकी है वो डिसाइड नहीं की, तो यहाँ पर क्या इशू डिसाइड हो पाया, इशू डिसाइड नहीं हुआ, तो अपीलेट कोर्ट क्या बोलेगा कि ओनरशिप का तो इशू जो है इसमें है ही नहीं, मिसिंग है, तो ठीक है अब कोर्ट यहाँ पे इशू फ्रेम करेगा, ट्रायल कोर्ट को भेजेगा कि अब इस पे आप फाइंडिंग कीजिए, मतलब पता लगाइए कि अब यहाँ पर ओनरशिप है किसकी, ये बात करता है रूल 25 where appellate court may frame issue and refer them for trial to court whose decree appealed from, ठीक है, जहां से आया है केस वहीं वापस भेज दिया। इसका केस का नाम क्या है, नारायण वर्सेस कुमारन। प्रिंसिपल क्या है इसके अंदर, रिमांड शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली एज इट डिलेज जस्टिस, ठीक है, आप जो रिमांड के लिए भेज रहे हैं ना, आप इसको जल्द से जल्द मतलब भेजिए,
जितना देर करेंगे उतना जस्टिस डिले होगा। फिर है फाइनल डिस्पोजल की बात की गई है रूल 24 में, वेयर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट अपीलेट कोर्ट में डिटरमाइन केस फाइनली। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा ऊपर, क्या अपीलेट कोर्ट ने केस को डिसाइड किया? नहीं, अपीलेट कोर्ट ने तो वापस से रिमांड कर दिया केस को उसी कोर्ट के पास जहां से वो आया था ट्रायल होकर। ठीक है, तो आप समझिए अपीलेट कोर्ट की एक तो पावर ये हो गई कि वो रिमांड कर सकता है केस को, ठीक है, टू सेंड बैक। अब फाइनल डिस्पोजल, एक अपीलेट कोर्ट की ये पावर हो गई कि वो उस केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है जब सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल हो। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, जब अपीलेट कोर्ट के पास अपील जाती है तो साथ में क्या जाता है, कॉपी जाती है उस डिक्री की और जजमेंट की। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि अगर कोर्ट के पास सफिशिएंट एविडेंस है, अवेलेबल है, तो अपीलेट कोर्ट उस केस को पूरा डिसाइड कर सकती है इंस्टेड ऑफ रिमांडिंग इट। कोर्ट कह रही है मैं ही इस केस को फाइनली देखूंगी, मैं सेंड बैक नहीं कर रही लोअर कोर्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इस रूल 24 का ऑब्जेक्ट क्या है, टू अवॉइड डिले एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, ताकि बार बार प्रोसीडिंग्स ना बढ़े, ठीक है, टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए। अब है एडिशनल एविडेंस, रूल 27। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रूल 27 बात करता है प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन अ अपीलेट कोर्ट। ठीक है, अब देखिए जो आप एडिशनल एविडेंस क्या अपीलेट कोर्ट में भी दे सकते हैं कि आपको लग रहा है कि बाद में कोई एविडेंस मिला है, ट्रायल जब तक चल रहा था तब तक तो आपने वो एविडेंस दिया नहीं, जब आपका केस अपील में पहुंचा अब आप उस एविडेंस को देना चाहते हैं, तो क्या आप उसको एविडेंस को दे सकते हैं, एडिशनल एविडेंस दे सकते हैं? तो देखिए क्या लिखा है, एडिशनल एविडेंस देना ये मैटर ऑफ राइट नहीं है। ठीक है, जबकि ट्रायल में आप दे सकते थे लेकिन आप अपील में नहीं दे सकते एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, ये एक इट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है कि जब आप एडिशनल एविडेंस दे सकते हैं। तो कब दे सकते हैं, जब ट्रायल कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है गलती से, ठीक है, रॉन्गली रिफ्यूज्ड एविडेंस। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है आपका एविडेंस लेने को। दूसरा, एविडेंस वॉज नॉट विद इन नॉलेज डिस्पाइट ड्यू डिलीजेंस। आप बिल्कुल कोशिश कर रहे थे, आप बिल्कुल सतर्क थे, आप बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे थे, आपको फिर भी आपकी नॉलेज में ये एविडेंस था ही नहीं, आपने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी आपके उस टाइम पे नॉलेज में नहीं था। तीसरा, अपीलेट कोर्ट रिक्वायर्स इट टू प्रोनाउंस जजमेंट। अपीलेट कोर्ट ये कह रहा है कि जब तक ये एविडेंस नहीं आ जाता या नहीं मिलता तब तक मैं जजमेंट प्रोनाउंस कर ही नहीं पाऊंगा। फिर उस स्टेज पर आप एडिशनल एविडेंस भी दे सकते हैं। तो ये 3 ग्राउंड है, या तो रिफ्यूज कर दिया ट्रायल कोर्ट ने, या फिर नॉलेज में नहीं था, या जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, केस लॉ क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिम उद्दीन, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिम उद्दीन। तो इसमें क्या है कि इट कैन नॉट बी यूज टू फिल लैक्यूना और पैच अप वीक केसेस। ठीक है, आप खाली लैक्यूना फिल करने के लिए या आप जो है इसका सेक्शन का इसका सब रूल का यूज नहीं कर सकते, रूल 27 का यूज नहीं कर सकते। एविडेंस डेलिबरेटली विदहेल्ड कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन अपील। जो एविडेंस आपने ट्रायल में जान के नहीं दिया, अपने पास रखा, उसको आप अपील में भी नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हो गया। ऑब्वियसली जब आप एडिशनल एविडेंस ला रहे हैं तो आपको ट्रायल में लाना चाहिए था ना, आप ट्रायल में नहीं लाए, आपने बचा के रखा कि हम देंगे अपील में, तो आप अपील में भी नहीं दे सकते। ठीक है, ये एक जनरल रूल है। एक्सेप्शन के 3 ग्राउंड है, वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जजमेंट राइटिंग। अब देखिए आपका केस डिसाइड हो गया है, अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है। ठीक है, अब क्या है, रूल 31 में बताया गया है जजमेंट राइटिंग के बारे में कि कंटेंट्स और डेट्स एंड सिग्नेचर ऑफ जजमेंट। तो जजमेंट ऑफ द अपीलेट कोर्ट, अब जो अपीलेट कोर्ट ने जजमेंट दी है वो कैसी होगी, शैल बी इन राइटिंग में होगी। और क्या क्या बताएगी, तो वो बताएगी पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, कि वो जो केस डिसाइड किया है वो वाले सारे पॉइंट्स, फिर उस सारे पॉइंट्स पर जिन्होंने डिसीजन दिया है, ठीक है, जो पॉइंट्स उनको डिसाइड करने थे पहले वो लिखे, वो पॉइंट्स कि मुझे इन इन इशू को डिसाइड करना है। फिर हर एक पॉइंट पे जो उनका डिसीजन आया, ये डिसीजन आया, ये डिसीजन आया, इस पॉइंट वो लिखेंगे। फिर ये डिसीजन आया है, इसका रीजन क्या है, किस बेसिस पे ये डिसीजन आया है, फिर वो रीजन लिखेंगे। ठीक है, तो क्या 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 लिखेंगे, पहले पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, कि हमें क्या इशू डिसाइड करना है, फिर डिसाइड करेंगे,
फिर जो डिसाइड किस रीजन पे हुआ है वो रीजन लिखेंगे PDR, ठीक है। और उसके बाद जो आपको रिलीफ ग्रांट किया गया है, ठीक है और जो आपको रिलीफ ग्रांट किया है वो विद द डिक्री अपील फ्रॉम हिज रिजर्व वेरिड द रिलीफ टू विच द अपीलेंट इज एंटाइटल्ड टू। अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब आपकी डिक्री अपील में गई तो कोर्ट ने क्या किया, डिक्री को रिवर्स कर दिया, वैरिड कर दिया, कोई रिलीफ दिया है आपको, तो फिर जो रिलीफ दिया है उसको भी लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसका केस लॉ क्या है, संतोष हजारी वर्सेस पुरुषोत्तम तिवारी। इसमें क्या बताया गया कि अगर आपने नॉन कंप्लायंस कर दिया, मे विशिएट द जजमेंट, आपकी जजमेंट क्या हो सकती है, विशिएट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है शैल, ठीक है। जजमेंट ऑफ द अपीलेट कोर्ट शैल बी इन राइटिंग और दीज 4 पॉइंट्स, ठीक है। सो कोर्ट जो appellate court है must follow this restrictions which has been given under rule 31 of order 41। फिर है हमारा पावर ऑफ appellate court। रूल 33 के अंदर कोर्ट की कुछ appellate पावर है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। मैंने इसका जिस्ट बता दिया है कि क्या क्या है। तो देखिए, अपीलेट कोर्ट के पास वो सारी पावर रहेंगी जो किसी डिक्री को या कोई ऑर्डर को पास करने के लिए जरूरी है, क्योंकि कंप्लीट जस्टिस करना है, ठीक है। तो अपीलेट कोर्ट के पास पावर है, कहाँ दिया है, रूल 33 में, याद कर लेना। क्वेश्चन आता है कि जो कोर्ट की अपीलेट पावर है वो किस रूल में दी गई है, तो किस रूल में दी गई, ऑर्डर 41 के रूल 33 में। इसका केस क्या है, निर्मल बाबा घोष वर्सेस बलई चंद घोष, ठीक है। कोर्ट कैन ग्रांट रिलीफ इवन टू अ नॉन अपीलिंग पार्टी इफ जस्टिस डिमांड्स। कोर्ट चाहे तो, देखिए ये तो जो मैं यहाँ पे लिखा है केस लॉ से जो निकल के आ रहा है ये वो लिखा है मैंने, ठीक है। फिर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट एंड रिस्टोरेशन, आपकी अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो रूल 17 बात करता है अपील जो आपकी डिसमिस की गई है वो इसलिए हुई है, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर अपीलेंट्स डिफॉल्ट, जो जिस अपीलेंट ने अपील लगाई थी, ठीक है, उसके उसके डिफॉल्ट के कारण, ठीक है। क्या डिफॉल्ट है कि अपील तो फाइल कर दी और क्या हुआ कि अपीलेंट अपीयर ही नहीं कर रहा, तो जब अपील फाइल करी थी तो आओ नहीं आ रहे हो तो आपकी अपील को डिसमिस कर दिया जाता है रूल 17 के बाद अंदर। अब क्या है, जो रूल 17 में आपकी अपील को डिसमिस किया गया है, रूल 19 में कहा गया कि उस अपील को वापस से रिस्टोर भी कराया जा सकता है, अगर वो पर्सन आके ये बता दे कि मेरे पास सफिशिएंट कॉज है कि मैं क्यों नहीं आ पाया था जब हियरिंग चल रही थी उस अपील पे, ठीक है, मैं क्यों नहीं आ पाया था, मेरे पास क्यों मतलब रीजन है, मेरे पास सफिशिएंट रीजन, ठीक है। अब देखिए ये मैंने कुछ की थीम्स लिखी हैं जो बहुत जरूरी है जुडिशरी एग्जाम के लिए, ये सबको पता होना चाहिए। जैसे अपील क्या है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ सूट है, ये डिक्री पे ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगाता है, आप क्रॉस ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं अपील को बिना फाइल किए। रिमांड अपीलेट में मैंने बताया अपीलेट कोर्ट के पास क्या क्या पावर, रिमांड की भी पावर है और फाइनल डिस्पोजल की भी पावर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, कब कब अलाउड था। फिर एविडेंस, जो एडिशनल एविडेंस है वो दिए जा सकते हैं, लेकिन जनरल रूल नहीं है, एक्सेप्शन के केस है। खाली 3 ग्राउंड थे जहाँ पे एडिशनल एविडेंस दिया जा रहे थे, जब कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, नहीं लिया, है ना। ये 3 चीजें हमने जो पढ़ी थी। या फिर प्रॉपर जजमेंट राइटिंग हमने पढ़ा, अपीलेट कोर्ट को भी एक जजमेंट जब दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से, वो 4 पॉइंट्स थे, ठीक है, वो मैंडेटरी है। फिर रूल 33 के अंदर बहुत सारी पावर दी गई अपीलेट कोर्ट को कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए अगर कोई डिक्लेयर ऑर्डर पास कर रहे हैं वो, तो कोई भी उनके पास पावर है वो यूज कर सकते हैं। अब ऑर्डर 41 सीपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, असर्शन एंड रीजन एमसीक्यूज। देखिए असर्शन क्या है, अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सूट, यस ट्रू। अपीलेट कोर्ट कैन री एप्रिशिएट एविडेंस, हाँ है, कर सकते हैं। तो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद असर्शन, फाइलिंग ऑफ अपील ऑटोमेटिकली स्टे डिक्री, नो नहीं है, ऑटोमेटिकली नहीं है, ठीक है। अपीलेट कोर्ट ऑर्डर देकर उसको एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को स्टे करवा सकते हैं जब 3 सिचुएशन है, ठीक है। सिक्योरिटी दे दी है तो या फिर लगता है कि वो चला जाएगा, ऐसा कुछ। अपीलेट कोर्ट हैज पावर टू ग्रांट स्टे, दैट इज ट्रू, ठीक है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अब है एडिशनल एविडेंस,
कैन बी प्रोड्यूस फ्रीली इन अपील, नहीं। आपने जब ट्रायल कोर्ट में अपने एविडेंसेस नहीं दिए हैं तो एडिशनल एविडेंस आप अपीलेट कोर्ट में ऐसे ही तो नहीं दे सकते हैं। हाँ, रीजन है कि नॉलेज में नहीं था उस टाइम पे, काफी डिलीजेंस किया था तब, या फिर प्रोड्यूस ही अभी हुआ है तब तो देखा जा सकता है, या फिर जजमेंट को प्रोनाउंस करने के लिए तब तो दिया जा सकता है, बाकी ऐसे ही फ्रीली नहीं दिया जा सकता। रूल 27 अलाउ करता है एडिशनल एविडेंसेस को, तो ये तो ट्रू है। रूल 27 में ही हमने पढ़ा था कि हम एडिशनल एविडेंसेस को दे सकते हैं, ठीक है, अपीलेट कोर्ट में। फिर एक क्रॉस ऑब्जेक्शन कैन बी फाइल्ड विदाउट अपील, यस दैट इज ट्रू, हम क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अपना डिग्री में, ठीक है, डिग्री के अगेंस्ट क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं विदाउट फाइलिंग अपील, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जिसने अपील फाइल की है उसी में क्रॉस ऑब्जेक्शन ले लिया हमने, और उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ क्रॉस अपील, दैट इज ट्रू। क्रॉस ऑब्जेक्शन को हम ट्रीट करते हैं एज अ क्रॉस अपील, तो बोथ ट्रू, और आर एक्सप्लेन करता है ए को। रिमांड इज प्रिफर्ड ओवर फाइनल डिस्पोजल, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ए नो, जो रिमांड को हम जो प्राथमिकता दे रहे हैं वो दे रहे हैं फाइनल डिस्पोजल के ऊपर, नहीं, ये गलत है। इट एंश्योर्स जस्टिस, हाँ ये बात ठीक है, जस्टिस एंश्योर करता है। रिमांड अवॉइड किया जाता है, रूल 24 प्रिफर किया जाता है, क्योंकि हमने रूल 24 में अभी क्या पढ़ा था कि जब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट है तो अपीलेट कोर्ट भी केस को डिसाइड कर सकता है ना। 24 में हमने यही पढ़ा ना कि अपीलेट कोर्ट भी केस को डिसाइड कर सकता है अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो, जबकि 23 में हम रिमांड को पढ़ रहे थे, तो रिमांड को अवॉइड भी कर देंगे कोर्ट जब देख रहे हैं अपीलेट कोर्ट की अभी तो मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस है। अब देखिए कुछ केस लॉस बेस्ड एमसीक्यूज है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिम उद्दीन, इसमें क्या बात की गई है कि जो रूल 27 है, ठीक है, जिसमें जो एविडेंस जो एडिशनल एविडेंस की बात कर रहा है कि जो रूल 27 है उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाना चाहिए, ठीक है। संतोष हजारी वर्सेस पुरुषोत्तम तिवारी, वो क्या बात करते हैं कि जो जजमेंट राइटिंग है, ठीक है, उसको हमें प्रॉपर्ली तरीके से लिखना है अपीलेट कोर्ट को रूल 31 के अंदर। जो निर्मला बाला घोष वर्सेस बलाई चंद घोष, इसमें क्या कहा गया कि जो रूल 33 है, ठीक है, जो एडिशनल जो अपीलेट कोर्ट को पावर दी गई है, ठीक है, तो वो वाइड पावर्स हैं काफी। अपीलेट कोर्ट को जो पावर दी गई है वो कहाँ दी गई है? ऑर्डर 41 रूल 33 में, ठीक है। और ये निर्मला बाला घोष वर्सेस बलाईचंद घोष में कहा गया। श्याम सुंदर वर्सेस राम कुमार, ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि अपील जो है कॉन्टिन्यूशन ऑफ सूट है, और वो पुरुषोत्तम वाले केस में भी यही कहा गया था। दो केस है इसके, राम पुरुषोत्तम, ठीक है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ऑर्डर 41 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने अपील फ्रॉम डिक्रीज एंड अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज से रिलेटेड जितने भी सेक्शन थे, सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 103 तक बहुत अच्छे से समझाया। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में उसको मैंने समझाया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंपॉर्टेंट केस लॉज, अमेंडमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, एक एक एस्पेक्ट को मैंने उसमें कवर किया है। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, तो आप वो वाला पार्ट भी जरूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ आ रहा है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि स्टूडेंट को समझ आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।